हम कक्षा 11 की बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 12 की बायोलॉजी में हम अध्याय 1 पढ़ेंगे, जीव जगत, या जिसे हम इंग्लिश में लिविंग वर्ल्ड या हम सजीव जगत भी कहते हैं। तो आइए देखें, लिविंग वर्ल्ड या सजीव जगत या जीव जगत को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बायोलॉजी का मतलब देख लें, क्योंकि हम कक्षा 11 में बायोलॉजी ले लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। तो आइए देखें, बायोलॉजी जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, ये अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो बायो और दूसरा लॉजी। बायो वर्ड है जो बायोस से मिलकर बना है, और लॉजी वर्ड जो है वो है लोगोस से मिलकर बना है। बायोस मीन्स मतलब होता है लिविंग बींग्स अर्थात लाइफ या सजीव, और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन या स्टडी, मतलब जीवों का अध्ययन करना या सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। मतलब ओवरऑल हम देखें बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी एक ऐसी शाखा है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ये हमारी बायोलॉजी का टर्म था। फिर इसके अलावा बायोलॉजी में बहुत सारी शाखाएं मिलती जाती हैं। कोशिका, जैसे एक कोशिका का अध्ययन करने वाली शाखा हो जाती है जिसको हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। एक बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए होता है तो जिसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। वायरस की स्टडी के लिए वायरोलॉजी हो जाता है। तो बायोलॉजी में बहुत सारी शाखाएं दी गई हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कक्षा 11 की बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे इन सभी प्रकार की बायोलॉजियों की जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला अपन लोग ये चैप्टर के बारे में देखें। हमें चैप्टर का नाम क्या है, जीव जगत। मतलब हमें इसमें 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं या 2 वर्ड मिलते हैं, जीव और जगत। मतलब हमें जीवधारियों की जगत के बारे में पढ़ना है। जीवधारियों का जगत ओवरऑल बोलें तो हमें अपने संसार की बात करनी है। संसार कौन सा, जहाँ पे हम निवास करते हैं, मतलब वो जगह जहाँ पे सजीवों का निवास होता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए देखें, यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा कि जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो इस बायोलॉजी को जो वर्ड है ये किसने दिया था, तो 2 वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविनेरिस। इन दोनों ने मिलकर बायोलॉजी शब्द दिया था। क्या दिया था, बायोलॉजी शब्द। और अरस्तु या एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जीव विज्ञान की खोज करी थी, इसलिए हम अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन होता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में हम इसको एरिस्टोटल बोलते हैं। फिर हमने बायोलॉजी में देखें तो मेन यहाँ पे 2 शाखाएं होती हैं बायोलॉजी की, 2 शाखाएं। एक तो जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है। जूलॉजी में भी फिर से 2 वर्ड, जू और लॉजी। जू मतलब कि एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब यहाँ पे जंतु जानवरों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये भी किसने बताया, ये एरिस्टोटल ने बताया, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरिस्टोटल भी है। कौन है, अरिस्टोटल ही है। दूसरा बॉटनी, जिसे हम फाइटोलॉजी कहते हैं। फाइटोलॉजी में 2 वर्ड, फाइटो और लॉजी। फाइटो मीन्स प्लांट्स, लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब प्लांट्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसे हम फाइटोलॉजी या ओवरऑल हम बॉटनी कहते हैं। सीधा पॉइंट देखें तो जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं होती हैं, एक तो जूलॉजी जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान जिसको हम बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान में हम सभी प्रकार के जंतु जानवरों का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान में सभी प्रकार के वनस्पति या पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरिस्तु थे और बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस थे। कौन थे, थियोफ्रेस्टस। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमें इसमें क्या देखना है, लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड मतलब एक ऐसा संसार जहाँ पे कौन होते हैं, जीवधारी प्रेजेंट होते हैं। कौन, जीवधारी। अब ये जीवधारी चाहे एक कोष की हो, चाहे बहुकोष की हो, चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, हमें इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो लिविंग वर्ल्ड में हम किसके बारे में देखेंगे, लिविंग बींग्स के बारे में देखेंगे। अब इस लिविंग बींग्स से सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज लिविंग, या सजीव क्या है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन क्या होता है, हमारा क्वेश्चन होता है ये कि सजीव हैं क्या एक्चुअल में। तो वे जिनमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, क्या, वे जिनमें बहुत सारे लक्षण लक्षण अब यहाँ पे 2 प्रकार के, एक तो सामान्य लक्षण है और दूसरा कुछ विशेष लक्षण है। सामान्य लक्षण ये वो लक्षण है जो सजीवों में और निर्जीव दोनों में मिलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यह लक्षण सजीव में मिले, ये निर्जीव में भी हो सकता है और सजीव में भी हो सकता है।
लेकिन एक होता है विशेष लक्षण, जो केवल कहाँ पे मिलते हैं? सजीवों में ही मिलते हैं। ऐसे लक्षण जो केवल कहाँ पे मिलेंगे? सजीवों में ही मिलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? विशेष लक्षण बोलते हैं। तो कुल मिला के सजीव क्या है? तो सजीव के लिए हम सीधी परिभाषा बना सकते हैं, सजीव वो होते हैं जिनमें बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण जैसे हम श्वसन भी बोल सकते हैं, वृद्धि भी बोल सकते हैं, प्रजनन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैव विविधता भी बोल सकते हैं। और इन सभी में सबसे पहला टर्म तो ये होता है क्या? कोशिका का। क्यों? क्योंकि जितने भी जीवधारी होते हैं वो सब काय से बने होते हैं? कोशिका से मिल के बने होते हैं। इसलिए इस कोशिका को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो आइए देखें इसके बारे में हम। तो सबसे पहला लक्षण है, हमने देख लिया है यहाँ पे एक सजीवों में कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं। इनमें हमने सामान्य लक्षण देखा। सामान्य लक्षण वो लक्षण होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, और विशेष लक्षण वो होते हैं जो केवल और केवल सजीवों में पाए जाते हैं। तो विशेष लक्षण में सबसे पहले देखें कोशिका। पहला टर्म हमारा क्या बनता है? कोशिका। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब जो भी शरीर होता है उस पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होती है? कोशिका ही कोशिका होती है, ठीक है। और क्रियात्मक, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, ये अंग अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करती हैं। अब ये अंग कैसे बने होते हैं? ये अंग बने होते हैं अलग अलग प्रकार के ऊतक तंत्रों से। ऊतक तंत्र कैसे बने होते हैं? ऊतक से बने होते हैं। और ऊतक कैसे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। मतलब पॉइंट यहाँ पे ओवरऑल क्या आ गया? कोशिका। सीधा सीधा सा पॉइंट है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जीवधारी होता है उसकी संरचना और उसकी पूरी क्रियाएं किससे हो रही हैं? कोशिका से ही हो रही हैं। इसलिए इसे क्या बोला है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब सेल्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। कुछ लिविंग सेल्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। लिविंग सेल्स मतलब उनमें कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जिसकी वजह से वो लिविंग है। नॉन लिविंग जिनमें कुछ क्रियाएं नहीं होती होंगी। अब कुछ सेल्स को हम देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख पाते हैं। नॉर्मल कंडीशन देखें तो अगर हम किसी मार्केट शॉप पे जाते हैं, अंडे की शॉप पे जाते हैं, नॉर्मल जो हम अंडा देख रहे हैं वो क्या है? वो एक प्रकार की कोशिका ही तो है। तो कुछ कोशिकाओं को हम देख सकते हैं और कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि हम नहीं देख पाते, ठीक है। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक पॉइंट है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो लगभग 2 किलो का होता है। दूसरा पॉइंट है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे छोटी कोशिका। तो अगर ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो स्पर्म की कोशिका होती है, स्पर्म होती है, शुक्राणु होती है। या ओवरऑल बात करें, सजीव जगत की बात करें, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा, जो एक प्रकार की क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। ह्यूमन की या मानव की सबसे बड़ी कोशिका देखें तो ओवम होती है, जो क्या कहलाता है? फीमेल गैमिट या मादा युग्मक कहलाता है। और ह्यूमन की सबसे छोटी कोशिका हमने देखा स्पर्म, या जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, जो मेल गैमिट या नर युग्मक कहलाता है। अब इसके अलावा एक और कोशिका होती है, मानव की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, तो नर्व सेल। नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है। और एक चीज और, नर्व सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें कभी भी कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अब पॉइंट यहाँ पे कि सर कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो फिर क्या होगा? तो ये हमारे शरीर में जितनी नर्व कोशिकाएं बननी होती हैं वो जन्म के समय बन जाती हैं। इसके अलावा जब ये धीरे धीरे डैमेज होती जाएंगी तो हमारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि किसी का शरीर पैरालाइज हो जाता है, मतलब वहाँ की नर्व सेल डैमेज हो गई हैं। अब जब नर्व सेल डैमेज हो जाएंगी तो जो स्टोर होंगी केवल वहीं आएंगी रिप्लेस करने के लिए, यहाँ पे नई नर्व सेल नहीं बनेंगी। ध्यान देना बच्चों, नर्व सेल में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब नेक्स्ट टर्म अपना बनता है एक स्टडी ऑफ सेल्स या सेल की स्टडी। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, या सेल बायोलॉजी कहते हैं, या कोशिका जैविकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका जैविकी। अब
सेल टर्म अपना आ गया है, तो सेल के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट सेल में यही कि इसको खोजा किसने था। तो नॉर्मल हमको मिलता है कि सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, इसलिए उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का जनक। अब इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो वास्तव में कैसी थी, एक मृत कोशिका थी। कैसी थी, मृत कोशिका। सबसे पहले जो कोशिका इन्होंने देखी वो कैसी थी, मृत कोशिका थी। कौन सी, मृत। तो सजीव कोशिका किसने खोजी, तो यहाँ पे लिविंग सेल की डिस्कवर किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ध्यान देना बच्चों, सजीव कोशिका का किसने खोजा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और मृत कोशिका को किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। और ओवरऑल पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो हम रॉबर्ट हुक बोलते हैं। लेकिन अब हमारी कक्षा 11 की बायोलॉजी में स्पेशली एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि रॉबर्ट हुक की जगह पे क्या बोला गया है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक बोला गया है। और उन्होंने बताया है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सजीव कोशिका को खोजा था। किसको खोजा था, सजीव कोशिका को खोजा था। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखें। एक बढ़िया 50 रुपये का मस्त नोट है। रॉबर्ट हुक कौन थे, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक एक भौतिक के वैज्ञानिक थे, भौतिकी के वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, तो संसार का सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, जेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। किसने बनाया था, जेनसन नामक वैज्ञानिक बनाया था। अब इस माइक्रोस्कोप में कुछ कमी रही थी तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। किसने, गैलीलियो ने मॉडिफाइड किया। और जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप बना था उसको थोड़ा सा विकसित कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, जिसमें कुछ कमियों को दूर किया गया। लेकिन वहाँ पे जो गैलीलियो ने बनाया उसमें भी कुछ कमियां थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए फिर से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया गया। वो किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में जेनसन या गैलीलियो के माइक्रोस्कोप को मॉडिफाइड किया। इन्होंने ये माइक्रोस्कोप स्वयं खुद बनाया था। ध्यान देना बच्चों, रॉबर्ट हुक ने अपना स्वयं का माइक्रोस्कोप बनाया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। कब, 1665 ईस्वी में। और जब इन्होंने मॉडिफाइड किया तो इनको लगा कुछ ना कुछ देखा जाए, तो उन्होंने ओक प्लांट या ओक पादप को देखा। किसको देखा, ओक पादप। ओक पादप लिया या ओक प्लांट लिया, उसकी छाल निकाली। उसकी छाल को उन्होंने क्या नाम दिया, कॉर्क टिश्यू या कॉर्क ऊतक बोला। और उसकी एक छोटी सी स्लाइस निकाली और इसको अपने इसमें माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते की आकार की संरचना दिखाई दी। किसके, मधुमक्खी के छत्ते की आकार की इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी। ठीक है, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्यूली दिया। क्या दिया, सेल्यूली। वास्तव में कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। कैसे, अपन लोग अभी आगे देखेंगे। इनका नाम क्या दिया, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर या मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचना दिखाई दी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्यूली। और बाद में इसी सेल्यूली वर्ड को उन्होंने छोटा कर दिया और क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। ठीक है। और ये जो सारे इन्होंने अपने कार्य किए, इन सभी कार्य को उन्होंने अपनी एक पुस्तक में प्रतिपादित कर दिया। उस पुस्तक का नाम था क्या, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे दो कि माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखी थी, तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने ही लिखी थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1665 में एक माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने एक प्लांट की की स्टडी की। उस प्लांट्स का नाम क्या था, तो ओक प्लांट था। ओक प्लांट की उन्होंने छाल निकाली, छाल में बहुत सारे टिश्यू थे। ठीक है, उस टिश्यूज की उन्होंने क्या, एक छोटी सी स्लाइस बनाई। स्लाइस बनाने के बाद उन्होंने स्ट्रक्चर देखी तो उनको मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसको उन्होंने सेल्यूली बोला। और बाद में इसी को उन्होंने नाम बदल के क्या कह दिया, उनका नाम दे दिया सेल। क्या दे दिया, सेल। ये तो ठीक है, निर्जीव या डेड सेल। अब एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में देखें तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका को खोजा था। कौन सी, लिविंग कोशिका को खोजा था। और उन्होंने एक नहीं 5 अलग अलग प्रकार की जीवित कोशिकाओं के बारे में डिस्कवर किया। देखें यहाँ पे, एक तो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिका। ये इसकी खोज भी इन्होंने ही की थी, लीवेनहॉक ने। बैक्टीरिया
या जीवाणु, इसको भी इन्होंने इसी को खोजा था। और इन्होंने जीव विज्ञान की एक शाखा बनाई बैक्टीरियोलॉजी, वो भी इन्होंने ही बताया था, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया को कहाँ पे देखा था? बरसात के पानी में देखा, पानी बरस रहा था, उन्होंने पानी की एक बूंद को एक स्लाइड पे रखा और माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दी, जिसको उन्होंने क्या दे दिया? बैक्टीरिया नाम दे दिया। क्या थी? जो कैसी थी? एक कोष की थी। तो इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। इसके अलावा शुक्राणु को भी इन्होंने ही खोजा। ईस्ट मतलब कि कवक, जिसको हम सैकरोमाइसिस सेरेवेसी बोलते हैं, उसको भी इन्होंने ही खोजा। और प्रोटोजुआ, अब ना एक जगत मिलेगा प्रोटोजुआ जगत, वहाँ पे इसको मिलेगा, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्रोटोजुआ को भी इन्होंने ही खोजा। ओवरऑल 5 प्रकार की लिविंग सेल थी, आरबीसी, बैक्टीरिया, स्पर्म, ईस्ट और प्रोटोजुआ, जिनको इन्होंने खोजा था। अब यहाँ पे पॉइंट अपना ये आता है कि सर सजीव कोशिका और निर्जीव कोशिका होती क्या है? तो हमारे पास मान लो 2 प्रकार की कोशिका है, एक ये कोशिका है और ये कोशिका है। इस कोशिका में हमने देखा, मान लो ये पादप की कोशिका है, ये चारों ओर पादप की कोशिका है, और हमें पता है पादप की कोशिका में चारों ओर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति। तो ये रेड कलर से जो ड्रॉ किया गया, ये हमारी कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, कोशिका भित्ति के अंदर ये हमारी प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव होता है, जिसको हमने कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहा है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग होंगे, उनमें से एक कोशिकांग हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। ये हो गई हमारी क्या? लिविंग सेल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, अगर इन तीनों को मिला दें तो इन तीनों के मिलने से एक नई संरचना बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। जिस कोशिका में ये तीनों संरचनाएं या इन तीनों में से कोई एक अगर अनुपस्थित होती है, तो उसका मतलब है उस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं है। क्या नहीं है? जीव द्रव्य नहीं है। और अगर जिस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं है, तो वो कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। कैसी होती है? मृत। ध्यान देना बच्चों, ये कैसी कोशिका कैसी होगी? मृत होगी। क्यों? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे हक्सले, उन्होंने बताया था कि कोशिका का भौतिक आधार या जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। तो ये एक कोशिका है। इस कोशिका में हमने देखा सबसे बाहर कोशिका भित्ति थी, फिर कोशिका झिल्ली थी, उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा था, उस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग थे। ठीक है, और उसमें एक कोशिकांग और था, क्या? केंद्रक, जिनको हमने तीनों को मिला के हमने क्या बोला था? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बोला। ये एक कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका में ना तो देखो, ना तो मैंने यहाँ पे कोशिका भित्ति बनाई है, ना मैंने केंद्रक बनाया है, ना ही कोई यहाँ पे कोशिका द्रव्य बनाया हुआ है। मतलब इन दोनों को अगर साफ साफ देखें तो ये कैसी है? जीवित कोशिका है। क्यों? कि इसके अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और इस कोशिका में ना तो मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया है, ना ही मैंने साइटोप्लाज्म, ना ही मैंने सेल मेम्ब्रेन। और मैंने अभी बताया था, अगर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, या तो ये तीनों या इन तीनों में से कोई एक संरचना नहीं होती है, तो वो कोशिका कैसी होती है? मृत। अर्थात ये कोशिका कैसी होती है? मृत। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक के स्ट्रक्चर पे आए, तो रॉबर्ट हुक ने जब ओक प्लांट लिया था और उसकी स्लाइड बना के उन्होंने देखा था, तो उनको इस तरीके की संरचना दिखा दी। अब जो इस तरीके की संरचना दिखी, अब इस संरचना को मैंने इस तरीके से ये बनाया, ये संरचना और ये संरचना, इन दोनों में सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि ये इनको क्या था? एक केवल कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है, ना तो इनको कोई केंद्रक दिखाई दिया, ना ही इनको कोई कोशिका द्रव दिखाई दिया, ना ही कोई कोशिका झिल्ली दिखाई दी। मतलब वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोजी थी? उन्होंने मृत कोशिका को खोज किया था। किसने? मृत कोशिका। और जबकि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो कोशिका खोजी थी, उन कोशिकाओं में ये सारी की सारी संरचनाएं थी। अर्थात ओवरऑल पॉइंट अपना ये क्लियर होता है कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जिन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था, और रॉबर्ट हुक जिन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। आशा करता हूं बच्चों ये इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब अपन ने ये देखा था कि जो कोशिका होती है, ये कोशिका सजीवों का विशेष लक्षण होती है। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या देखा? विशेष लक्षण एक ऐसा लक्षण होता है जो किसमें होता है? केवल और केवल सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं। लेकिन सामान्य लक्षण ये सजीव में भी होते हैं, निर्जीव में भी होते हैं। तो कोशिका क्या होगी? एक विशेष लक्षण होगी। क्या होगी? विशेष लक्षण। क्यों? क्योंकि कोशिका अगर जीवित है तो केवल जीवित सजीवों में ही होगी। किसमें होगी? सजीवों में। अब यहाँ पे एक पॉइंट फिर से क्लियर कर लें,
जीव द्रव्य जिसे हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर किसी कोशिका में कोशिका झिल्ली मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव मतलब कि साइटोप्लाज्म और केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलेंगे। और पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति जीव द्रव्य का भाग नहीं होती है। केवल जीव द्रव्य के तीन भाग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ध्यान देना बच्चों, कोशिका भित्ति कभी भी जीव द्रव्य का भाग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कभी भी जीव द्रव्य का भाग नहीं होती है। अब इसी का एक पॉइंट और देखते हैं, एक एग्जाम्पल। बरसात का जैसे मौसम होता है, हमारे घर पे फर्नीचर रखा होता है। फर्नीचर किसकी बनी होती है? लकड़ी से बना होता है। और लकड़ी लकड़ी मतलब कि पादप। पादप कैसा होता है? सजीव होता है। कब? जब तक वो पादप है, ठीक है, तब तक वो सजीव है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोशिका है, और कोशिका है मतलब ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। और अगर हमने उसको काट दिया है मतलब वहाँ पे उसकी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं संचालित हो रही थी वो संचार क्रियाएं बंद हो चुकी हैं। जब क्रियाएं बंद हो चुकी हैं तो या तो ये तीनों चीज़ें हट जाएं, चली जाएंगी, या इन तीनों में से कोई एक चला जाएगा। और अगर इन तीनों में से कोई एक चला जाएगा तो वो कोशिका कैसी हो जाएगी? मृत हो जाएगी। मतलब जो लकड़ी जिसका हम फर्नीचर बना है वो कैसी है? एक मृत कोशिका है। कैसी है? मृत कोशिका। अब अगर ये मृत कोशिका है तो यहाँ पे एक कंडीशन क्यों होती है? जैसे हमने देखा बरसात के मौसम में जब पानी बरसता है तो यह पानी लकड़ी के अंदर चला जाता है और लकड़ी फूल जाती है, फर्नीचर अपना फूल जाता है। तो ये क्यों? तो यहाँ पे एक क्रिया हुई है, कौन सी? अंतः शोषण की क्रिया हुई है। कौन सी? अंतः शोषण की। अंतः शोषण की क्रिया के कारण ये लकड़ी क्या हो गई? बरसात के मौसम में फूल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। कैसे? क्योंकि जो लकड़ी थी उस लकड़ी के बीच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे अंतरकोश के अवकाश होंगे। इन्हीं छोटे छोटे अंतरकोश के अवकाश के कारण पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म की थोड़ी सी और जानकारी देखें तो यहाँ पे सबसे पहले वैज्ञानिक थे पुरकिंजी, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को खोजा था और प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। अब लेकिन जो डुजार्डिन थे उन्होंने इसी प्रोटोप्लाज्म को एक और नाम दिया। क्या? सारकोड। ध्यान देना बच्चों, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सारकोड। इसके अलावा जो हक्सले थे उन्होंने स्पेशली बोला था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन का भौतिक आधार। मतलब अगर किसी भी कोशिका में या किसी जिसमें भी जीवन है, ठीक है, तो उसके अंदर कोशिका होगी, और अगर कोशिका होगी तो उसमें क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। मतलब जिस कोशिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा मतलब वो कोशिका कैसी होगी? मृत होगी। कैसी होगी? मृत। इसी वजह से क्या कहा गया है? जीवन का भौतिक आधार। किसे? प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। भौतिक आधार मतलब फिजिकल बेस, मेन। जैसे मकान का बेस क्या होता है? उसकी नींव होती है। ऐसे ही जीवन की मेन नींव क्या होगी? हमारी कोशिका। कौन सी? जिसमें क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज लाइफ, या जीवन क्या है। अभी हमने देखा सजीव क्या है, अब हमने क्वेश्चन आया कि जीवन क्या है। तो जीवन सीधा से बोलेंगे कि कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, जो वे वस्तुएं जिनमें बहुत सारी प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। अगर अभिक्रियाएं हो रही हैं तो उसी को क्या बोलेंगे? जीवन बोलेंगे। क्या बोले? अब अभिक्रियाएं कौन सी? तो अभिक्रियाएं होंगी जैव रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगी? जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया में दो शब्द, जैव रासायनिक। जैव माने जीव, विभिन्न रसायनों के माध्यम से जो क्रियाएं हो रही हैं उनको क्या बोलेंगे? जैव रासायनिक क्रिया। और इनको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? उपापचय या मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? उपापचय और मेटाबॉलिज्म। ध्यान देना बच्चों, जीवन क्या है? जीवन वो कंडीशन है जिसमें क्या होती है? विभिन्न प्रकार की के बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं या जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कहाँ? किसके अंदर? कोशिका के अंदर में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। और अगर ये बायोकेमिकल क्रिया हो रही हैं तो मतलब उसमें क्या हो रही है? उपापचयी क्रिया होती है। और उपापचयी क्रियाएं दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, एक तो अपचय, दूसरा उपचय। अपचय मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, विघटन।
विघटनात्मक अभिक्रिया, विघटनात्मक मतलब विघटन होगा, विघटन मतलब यहाँ पे टूटेगी चीज़, और उपचय मतलब कि एनाबॉलिज्म जिसको हम निर्माणकारी अभिक्रिया बोलते हैं। निर्माणकारी मतलब यहाँ पे कोई निर्माण होगा, और निर्माण मतलब जब छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़ा कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं तो उसे हम उपचय बोलते हैं। और जब बड़ा पदार्थ टूट कर जब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम अपचय कहते हैं। और उपचय अपचय दोनों को मिला दें तो उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म अभिक्रिया। आशा करता हूँ बच्चों इतना आपको जो जानकारी मिली, ये हमारे अध्याय 1 से जानकारी दी गई है। एनसीईआरटी का पूरा पूरा पैटर्न बनाया गया है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इन वीडियो में के माध्यम से इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कृपया कमेंट करें। इस वीडियो में कुछ कमी होती है तो आप कमेंट करें, बताएं, जिससे हम उन कमियों को दूर करेंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको पहला अध्याय का पहला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे का लेक्चर अगले नेक्स्ट डे पे इसको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 की बायोलॉजी में अध्याय 1 का जो पार्ट चल रहा था लिविंग वर्ल्ड या सजीव जगत, इसका अगला पार्ट हम देखेंगे। इससे पहले बता दें कि पहले पार्ट में हमने जीव विज्ञान की परिभाषा देखी थी, फिर जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, इसके पिता कौन हैं, ये सब हमने देखा था। फिर मेन अपना क्वेश्चन बना था कि सजीव क्या है। तो इनमें यहाँ पर ने देखा था कि बहुत सारे लक्षण, जिनमें बहुत सारे लक्षण होते हैं उनको हम सजीव कहते हैं। अब लक्षण अपने कुछ सामान्य भी हो सकते हैं, कुछ विशेष भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लक्षणों में सबसे पहले हमने कोशिका के बारे में देखा था। फिर कोशिका के बारे में पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हमने कोशिका की खोज करने वाले के बारे में पढ़ा था कि मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी। फिर इसके बाद हमने लिविंग सेल्स और डेड सेल्स इन दोनों के बारे में देखा। फिर एक्चुअल में हमने देखा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है या जीव द्रव्य क्या होता है। तो हमने देखा था जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म 3 चीज़ों से मिलकर बना होता था। ठीक है, फिर जीव द्रव्य की खोज किसने की, डुचार्डिन ने क्या जीव द्रव्य को क्या बोला है, हक्सले ने जीव द्रव्य से संबंधित क्या स्टेटमेंट दिया है, ये सब हमने देखा था। फिर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जिसमें हम पार्ट 2 पढ़ने वाले थे, जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय अभिक्रिया या मेटाबॉलिज्म। यह सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है। पहला पॉइंट तो यही है कि सजीवों का विशेष लक्षण होता है कौन सा, जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय या मेटाबॉलिज्म। जैव रासायनिक अभिक्रिया मतलब जैव मतलब जीवधारियों में, रासायनिक अभिक्रिया मतलब जीवधारियों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती होंगी उनको हम जैव रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। या दूसरा शब्द है उपापचय। उपापचय यहाँ पे 2 अभिक्रियाओं से मिलकर बना होता है। 2 अभिक्रियाएं कौन कौन सी, तो यहाँ पे देखें पहले तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इन दोनों से मिलकर उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म बना होता है। तो ओवरऑल स्टार्ट करते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो जो जीवन होता है, इन हमारे जीवन में बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। ये जैव रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है, कोशिका के अंदर होती हैं। कोशिका के अंदर कहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। अब ये जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वास्तव में ये उपापचय अभिक्रिया होती है। फिर हमने देखा उपापचय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं या 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है एनाबॉलिज्म जिसे हम उपचय कहते हैं, दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म जिसे हम अपचय कहते हैं। इस एनाबॉलिज्म या उपचय को हम निर्माणकारी अभिक्रिया कहते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म या अपचय को हम विघटनात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा एक नाम और है, उपचय को हम एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं और कैटाबॉलिज्म या अपचय को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडरगोनिक इसलिए क्योंकि इसमें ऊर्जा दी जाती है, एक्सर्गोनिक इसलिए क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो आइए देखें तो वास्तव में होता क्या है। उपचय अभिक्रिया वो होती है जिसमें सरल कार्बनिक अणु आपस में मिलकर एक जटिल कार्बनिक अणु बना लेता है, उसे हम उपचय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखें तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखें तो जब 6CO2 + 12H2 आपस में मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6 बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़ा या एक जटिल अणु बना रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं,
प्रकाश संश्लेषण बोल रहे हैं, यही क्रिया कौन सी होती है? उपचय होती है, जिसको हम एनाबॉलिज्म या निर्माणकारी कहते हैं। यहाँ पे निर्माण हुआ है इसलिए इसको हमने निर्माणकारी बोला। इसके अलावा दूसरी है कैटाबॉलिज्म, जिसको हम अपचय कहते हैं। इसमें उपचय का उल्टा होता है, मतलब एक जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम अपचय बोलते हैं या कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण है श्वसन। श्वसन में क्या होता है? ये भोजन होता है हमारा, ये भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ दिया जाएगा, ठीक, और 6CO2 + 12H2O इस तरीके से बना दिया जाएगा। मतलब श्वसन क्या है? श्वसन एक अपचय अभिक्रिया होती है, ध्यान देना बच्चों, ठीक है, जिसमें एक जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा मुक्त की जा रही थी। तो यहाँ पे उपापचय अभिक्रिया देखें तो उपापचय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में और सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपापचय या मेटाबॉलिज्म, या फिर हम इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये सभी जीवधारियों में होती है। इसी वजह से ये उपापचय अभिक्रिया जीवधारियों का एक क्या होता है? विशेष लक्षण होता है। क्या होता है? विशेष लक्षण। अगला पॉइंट हमारा है वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ भी कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे, वृद्धि कोई विशेष लक्षण नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वृद्धि होती क्या है? तो वृद्धि को नापने के लिए या ग्रोथ को नापने के लिए दो मापदंडों की सहायता ली जाती है। एक तो होती है कोशिका की संख्या। अब हमें पता है कोशिका की संख्या बढ़ेगी कैसे? सबसे पहले कोशिका में होगा क्या? विभाजन। जब कोशिका में विभाजन होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाएंगी। मतलब यहाँ पे कोशिकाओं की क्या हो रही? संख्या बढ़ रही है। अब जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो इनका वजन भी बढ़ेगा। मतलब दूसरा पॉइंट क्या है? शरीर का भार बढ़ना। तो वृद्धि क्या होती है? जब जहाँ पे कोशिका की संख्या बढ़े और साथ में उस शरीर का भार बढ़े। अगर ये दोनों मापदंड हमें देखने को मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इसे वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि या ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सजीवों में होता है, इसके अलावा निर्जीवों में कैसे? जैसे मान लो ये एक ज़मीन है, इस ज़मीन पे आज धूल उड़ी और मट्टी यहाँ पे इकट्ठी हो गई। इस तरीके से मट्टी इकट्ठी होती जाए और एक बहुत बड़ा टीला टाइप का बन जाता है। अब इसमें वृद्धि हुई है, साथ में वजन भी इसका बढ़ेगा, बट क्या ये सजीव है? नहीं, ये निर्जीव है। इसी वजह से वृद्धि सजीवों का एक विशेष लक्षण नहीं होता है। दूसरी अभिक्रिया है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रजनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये भी सजीवों का विशेष लक्षण नहीं है। तो हम बोल रहे थे प्रजनन या रिप्रोडक्शन, ये भी विशेष लक्षण नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पे देखें, प्रजनन या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दो वर्ण हैं, री और प्रोडक्शन। री माने अगेन या फिर से या दोबारा या बार बार, और फॉर्मेशन में मतलब बनना। मतलब जब कोई जीव अपनी संतान की उत्पत्ति बार बार करता है या किसी चीज़ की बनाने की क्रिया बार बार चलती रहती है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओवरऑल अगर इसकी प्रॉपर परिभाषा देखें तो वह क्रिया जिसके फल से कोई जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, उसे हम प्रजनन कहते हैं या जनन कहते हैं। या इंग्लिश में देखें तो व्हेन एनी लिविंग हैव एबिलिटी विच कैन प्रोड्यूस अ न्यू यंग या न्यू वंस या ऑफ स्प्रिंग या इंडिविजुअल, दिस फिनोमिनन या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओवरऑल देखें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने ही समान नई संतान उत्पन्न करता है या नई संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन। अब ये कैसा होगा? तो नर जो होता है उसमें नर युग्मक होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। मादा जो होती है उसमें मादा युग्मक होता है जिसको हम अंडाणु कहते हैं। ये शुक्राणु और अंडाणु मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी क्रिया में एक नई कोशिका बनती है, जायगोट। ये जायगोट आगे जाके भ्रूण बनाएगा और भ्रूण का आगे जाके क्या बनेगा? अपना न्यूबॉर्न बेबी या शिशु का जन्म होता है। तो भविष्य में ये शिशु भी जन्म के बाद बड़ा होगा, ठीक है, फिर उसमें भी यही क्षमता होगी। तो ये कुल मिला के क्या होता है? जब कोई जीवधारी अपने ही समान नई संतान बार बार उत्पन्न कर रहा है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन और वृद्धि ये कोई विशेष लक्षण नहीं है, हम देख चुके हैं अभी। अब अगला पॉइंट हमारा है कौन सा? अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो
संवेदनशीलता और अनुकूलन, जिसे हम सेंसिटिविटी और एडेप्टेशन कहते हैं, ये सभी जीवधारियों का एक विशेष लक्षण होता है। ध्यान देना बच्चों, संवेदनशीलता और अनुकूलन ये क्या है, विशेष लक्षण है। अब संवेदनशीलता क्या होती है, तो जब किसी शरीर के बाह्य वातावरण में परिवर्तन होता है, ध्यान देना बच्चों, जब किसी शरीर के बाह्य वातावरण में परिवर्तन होता है वह शरीर उसका अनुभव करता है। जैसे सपोज दैट अभी मौसम ठंडा हो जाए जिसकी वजह से हमें ठंड लगने लगी, तो वातावरण ठंडा हुआ जिसकी वजह से हमारे शरीर ने उसे अनुभव किया, उसे लगा कि हाँ सर्दी का आभास हो रहा है, ठीक है। फिर उसने अपने आप को बदला मतलब उसने कपड़े पहने या कुछ और तरीका अपनाया। तो ये क्या है, संवेदनशीलता है। और बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करना, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे संवेदनशीलता के लिए सीधा सीधा बोले बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करना क्या कहलाता है, संवेदनशीलता। इसके अलावा अनुकूलन देखें तो जब कोई शरीर संवेदनाओं या बाहरी परिवर्तनों को ग्रहण करने के बाद स्वयं अपने शरीर में परिवर्तन लाता है उसे अनुकूलन कहते हैं। या सीधी सरल बात, वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकूलन। तो यहाँ पे हमें विशेषकर ये ध्यान देना है, संवेदनशीलता और अनुकूलन ये दोनों के दोनों ही विशेष लक्षण होते हैं, सजीवों के विशेष लक्षण होते हैं, क्योंकि सजीवों में ये दोनों क्रियाएं निरंतर और लगातार चलती रहती हैं। किसी वजह से ये क्या हो गया, विशेष लक्षण हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट आता है अपना, कौन सा, गति, जिसे हम मूवमेंट कहते हैं। गति में क्या होता है, एक जब कोई जीवधारी या कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति या मूवमेंट कहते हैं। ये एक विशेष लक्षण नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में भी होती है। अब सजीवों में ये गति किस तरीके से, तो जैसे मनुष्य तो उसमें पैर होते हैं, ठीक है, कुछ एक कोष के अंग हैं तो उनमें स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला ये इस प्रकार की संरचना होती है जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे पादप है, पादप एक जगह से दूसरी जगह कभी नहीं जाता, ठीक है, लेकिन मनुष्य में या दूसरे जानवरों में ये क्रियाएं होती हैं। तो ये एक विशेष लक्षण नहीं है क्योंकि ये सभी में नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आया अपना कौन सा, जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। ये एक विशेष लक्षण है। जीवन चक्र मतलब कुल मिला के जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसकी विभिन्न अवस्थाएं आती जाएंगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो जन्म से मृत्यु तक की जो विभिन्न अवस्थाएं आ रही हैं उन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, हम जीवन चक्र कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, जन्म से मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवन चक्र, जो क्या है, एक विशेष लक्षण है। तो इस प्रकार से हमने 7 प्रकार के लक्षणों को देखा। इन 7 प्रकार के लक्षणों में कुछ लक्षण विशेष थे, कुछ सामान्य थे। विशेष लक्षण की बात करें तो जीवन चक्र हमारा विशेष लक्षण था, संवेदनशीलता और अनुकूलन हमारा विशेष लक्षण था। इसके अलावा जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय ये भी एक हमारा विशेष लक्षण था। इसके अलावा हमने देखा था कौन सा, प्रोटोप्लाज्म या कोश का देखें तो कोश का भी सजीव का क्या था, एक विशेष लक्षण था। इसके अलावा हमने क्या देखा था, वृद्धि, प्रजनन और गति, ये कोई विशेष लक्षण नहीं था। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है जैव विविधता, जिसे हम अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी आर मेड अप ऑफ 2 वर्ड, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो बना हुआ है बायोस मतलब लिविंग बींग से, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंस। तो सीधा सीधा पॉइंट बनाएं तो एक पर्टिकुलर वातावरण में या एक निश्चित स्थान में विभिन्न प्रकार के जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं एक निश्चित क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों में जो विभिन्न प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो आइए देखें जैव विविधता के कुछ पॉइंट हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना, ठीक है, पहला पॉइंट जो क्या है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है, जैव विविधता हो गई। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कुछ ऐसे जीवधारी हैं जो 2 पैरों पे चलते हैं, कुछ ऐसे जीवधारी हैं जो 4 पैरों पे चलते हैं, कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनमें चलन की क्रिया नहीं होती, जैसे पेड़ पौधे की बात हुई। कुछ किसी में फ्लैजिला के थ्रू प्रचलन होता है, किसी में स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। तो अलग अलग प्रकार के जीवों में प्रचलन अलग अलग होता है। या सीधा सीधा बोलें तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो जीवधारी पाए जाते हैं उन सभी में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। अब ये जीवधारी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, किसी को हम देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये भी विभिन्नता हो गई, ठीक। तो दूसरा पॉइंट बनता है 1.7 मिलियन
कितने 1.7 मिलियन, मतलब 1,70,00,000 और इससे भी ज़्यादा प्रकार के लिविंग बींग्स हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ध्यान देना बच्चों, 1.7 मिलियन से प्रकार से भी ज़्यादा प्रकार के लिविंग बींग्स हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इनमें 1.25 करोड़ प्रकार के एनिमल्स हैं, 50 लाख प्रकार के प्लांट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखें हम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग्स या लिविंग मीन्स, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस, मतलब लिविंग मीन्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ये सिंपल सी डेफिनेशन। अब हमारी अर्थ पे देखें तो हमारी अर्थ पे डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कितने, 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप के लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, अब इन लिविंग बींग्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें इनका नामकरण भी करना है, हमें इनका क्लासिफिकेशन भी करना है। मतलब पॉइंट फिर से यहाँ पे, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसकी वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें का अध्ययन करने के लिए बायोलॉजी की एक नई ब्रांच बनी, जिसे हमने क्या बोला, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। तो हमारा नया टॉपिक अब बनता है क्या, वर्गीकी। हमें वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखें टैक्सोनॉमी क्या होता है हमारा। तो देखें वर्गीकी, जिसे हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन करते हैं किसका, किसी भी जीवधारी का पहचान करना, उसका नामकरण करना, उसका वर्गीकरण। मतलब पहचान करने के लिए अध्ययन करेंगे, नामकरण करने के लिए अध्ययन करेंगे, वर्गीकरण करने के लिए अध्ययन करेंगे। ध्यान देना बच्चों, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीवधारी का पहचान, नामकरण, वर्गीकरण इन सभी का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। सबसे पहले किसी जीव के लक्षण देखना, फिर उनका पहचान करना, फिर नाम देना, फिर जाके हम भविष्य में उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी लक्षण को हम देखेंगे, देखने के बाद उसकी पहचान करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, फिर उसका नाम देंगे जिससे हमें पता चलेगा वो कौन है, फिर इसका वर्गीकरण करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वो किस प्रकार का जीव है। ठीक है, अब जब वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण हम कुछ लक्षणों के आधार पर करेंगे। कौन से, कुछ लक्षणों में समानता होती है, कुछ लक्षणों में असमानता होती है। मतलब यहाँ पे लक्षणों की समानता असमानता के आधार पर उसकी जैसे आकार देखें, संरचना देखें, तो विभिन्न प्रकार की समानताओं असमानताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। अब पॉइंट हमारा ये बनता है कि जो सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया, तो संसार में सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था, अरिस्टोटल, मतलब कि अरस्तु ने दिया था। ठीक है, और अरस्तु ने जब संसार को वर्गीकरण किया, जीवों को वर्गीकरण किया, तो केवल दो चीज़ें बताई, एक तो जंतु होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, पादप होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके वर्गीकरण में बहुत सारी कमियां थीं या बहुत सारी समस्याएं थीं या प्रॉपर तरीके से इन्होंने नहीं बताया था। इसके बाद फिर दूसरे वैज्ञानिक आए जिन्होंने वर्गीकरण के बारे में, मतलब वर्गीकी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट थे एपीडी कंडोले। एपीडी कंडोले ने वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द दिया, या दिया टैक्सोनॉमी शब्द। लेकिन कैरोलस लिनियस या कार्ल वॉन लिन, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्गीकी को विस्तार से समझाया, वर्गीकरण किया। इसीलिए इन्हें वर्गीकी का जनक कहते हैं, या फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को हम क्या कहते हैं, वर्गीकी का जनक कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले वर्गीकरण अरिस्टोटल ने दिया था, लेकिन वर्गीकी के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस है। कौन है, कैरोलस लिनियस। अब वर्गीकी के प्रकार देखें यहाँ पे, तो वर्गीकी दो प्रकार की है, एक तो प्राचीन वर्गीकी, एक आधुनिक वर्गीकी। प्राचीन वर्गीकी ये हमारे अरस्तु जी ने दी थी। ठीक है, इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया कि पहचान क्या करना है, नामकरण क्या करना है, और उसके वर्गीकरण। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब वर्गीकरण किया तो केवल और केवल 2-3 या 1-2 लक्षणों को दिखा, और उस लक्षण के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत कर दिया, जब जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। जब आधुनिक वर्गीकी के बारे में पता चला, किसने दिया था, जो कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने भी सजीवों की पहचान करी, फिर उसका नामकरण किया, फिर उसको वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण किया तो इन्होंने 1-2 नहीं, जबकि
बहुत सारे लक्षणों को देखा, बहुत सारे मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण उनको पता चल सकें, चाहे वो लक्षण बाहरी आकार के हों, बाहरी संरचना के हों, आंतरिकी के हों, इंटरनल स्ट्रक्चर के हों, उनकी कार्यकी या फिजियोलॉजी के हों, किसी भी प्रकार के इंटरनल एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल, हर प्रकार के इन्होंने लक्षणों को देखा, उनका अध्ययन किया और उस आधार पर इन्होंने आधुनिक वर्गीकी को समझाया। मतलब यही कौन थे? आधुनिकी वर्गीकी के जनक, या सीधा सीधा बोले वर्गीकी को बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए इनको वर्गीकी का जनक कहा गया। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे वर्गीकी के हमने दो प्रकार देखे, एक तो प्राचीन जो सबसे पहले दिया हो गया होगा, दूसरा आधुनिक। प्राचीन अरस्तु ने दिया था, जिन्होंने पहचान भी करी, नामकरण किया, वर्गीकरण लेकिन केवल एक दो लक्षणों के आधार पर किया, ठीक है। लेकिन कैरोलस लीनियस है, उन्होंने विभिन्न प्रकार के लक्षणों को देखा, शरीर की बाहरी संरचना से संबंधित लक्षण देखे, विभिन्न प्रकार के शरीर की आंतरिक संरचना भी देखी और उनकी कार्यकी किस प्रकार से, ये बहुत प्रकार सारे लक्षण देखे। फिर इन्होंने जाके क्या दिया? वर्गीकी के बारे में समझाया या वर्गीकरण किया। अब इसके बाद एक नया टर्म आता है वर्गीकरण विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। इसको भी हमारे कैरोलस लीनियस ने ही समझाया। ये हूबहू वर्गीकी के जैसा है, बस यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ बढ़ गई। एक बार फिर से हम बता दें, वर्गीकरण विज्ञान जिसे हम सिस्टेमेटिक्स कहते हैं, ये वर्गीकरण विज्ञान शब्द और इसकी खोज या इसके बारे में कैरोलस लीनियस ने ही बताया था, ठीक है। हमने जैसा कि बताया वर्गीकरण विज्ञान बिल्कुल वर्गीकी जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ जाता है। देखिए, जैसे कि हमने देखा वर्गीकी में सबसे पहले पहचान की जाती है, इसमें भी हम पहचान ही करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे, यहाँ पे भी नामकरण होता है, फिर हम वर्गीकरण करेंगे, यहाँ पे भी वर्गीकरण, फिर यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ जाता है, क्या? विकासवादी सिद्धांत संबंधी। मतलब यहाँ पे हमें इनके पूर्वजों के आधार पर इनको वर्गीकृत करना है कि किस प्रकार से उनके लक्षण हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विकासवादी संबंध या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हमें ध्यान में रख के ध्यान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान दोनों सेम साइंटिस्ट थे। कौन से? कैरोलस लीनियस, तो उन्होंने ही इसको बताया। और विकासवादी संबंध होता क्या है? तो हमने बता दिया, विकासवादी संबंध मतलब हमारे पूर्वजों को के लक्षणों को देखकर हमारे वर्गीकरण हमें वर्गीकरण किया जाए, वही हमारा विकासवादी संबंध होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? पॉइंट क्वेश्चन है हमारा, हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? तो इसलिए वर्गीकृत करते हैं जिससे कि हम जीवों की पहचान कर सकें, हम आसानी से पहचान लें कौन सा कुत्ता है, कौन हाथी है, कौन शेर है, कौन मनुष्य है, कौन गाय है, कौन भैंस है, कौन बिल्ली है। तो सबसे पहले हम उनको पहचान करें, ठीक है। फिर पॉइंट यहाँ पे जब हम पहचान करेंगे तो हम उनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो हम जीवों का वर्गीकरण इसलिए करते हैं जिससे हम आसानी से जीवों को पहचान लें, उनका अध्ययन कर सकें, जिससे आसानी से अध्ययन कर लें। फिर विभिन्न जीवों के मौलिक एवं उनके बीच विकासीय संबंध को स्पष्ट करना। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, उनके मौलिक और उनके विकासीय संबंध। विकासीय संबंध मतलब यहाँ पे सिस्टेमेटिक वाला टर्म आ रहा है, ध्यान देना बच्चों। विकासीय संबंध को स्पष्ट करना। विकासीय संबंध मतलब जैसे हमारे पूर्वज देखें तो हमारे पूर्वज कौन थे? चिंपैंजी थे। कौन से थे? यहाँ पे हम मंकी नहीं बोलेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि मंकी और चिंपैंजी में बहुत अंतर होता है। मंकी की पूंछ होती है लेकिन चिंपैंजी की पूंछ नहीं होती। मंकी उतना ज़्यादा क्रेनियल कैविटी डेवलप नहीं होती जितनी चिंपैंजी की होती है। और चिंपैंजी अगर और हमारी की बात करें तो मनुष्य और चिंपैंजी में देखो दोनों में पूंछ भी नहीं होती है, दोनों की क्रेनियल कैपेसिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना बच्चों, ध्यान। अभी तक हम पढ़ते थे कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, लेकिन बंदर नहीं है हमारे पूर्वज। वास्तव में हमारे पूर्वज चिंपैंजी या गोरिल्ला होते हैं। अब ये इन गोरिल्ला का विकास भी कहीं ना कहीं बंदरों से हुआ होगा, इसी वजह से हम बोलते थे कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। लेकिन अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब हमें 10 तक की विज्ञान नहीं पढ़नी, अब हमें बायोलॉजी पढ़नी है। और बायोलॉजी में हमें हर एक चीज़ क्लियर करके रखनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई हमारी कि हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज गोरिल्ला या चिंपैंजी हैं या एप्स हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन था हमारा, हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं जिससे हम आसानी से पहचान लें, उनका अध्ययन कर लें और उसके साथ विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनका विकासीय संबंध देख लें कि उनमें क्या संबंध है, हम में और बंदर में, या हम में और एप्स मतलब कि गोरिल्ला चिंपैंजी में, इनमें संबंध क्या है। ठीक है, उन लिविंग बींग्स की स्टडी करना जो दूर एरिया में मिलते हैं। अब दूर एरिया मतलब कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे होती हैं लेकिन वहाँ पे नहीं होती हैं, विदेश में नहीं होती हैं। ठीक है, अगर हम सीधी बात करें तो जैसे कुछ जानवरों की बात करें तो यहाँ पे उनकी संरचना अलग होती है, या विदेश में उनकी संरचना अलग, या उनके तापमान अलग होने की वजह से उनके लक्षण अलग हो जाते हैं। जैसे अभी पिछले साल बहुत सारे चीते आए थे, अफ्रीकन चीते आए थे। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि यहाँ का वातावरण अलग था और वहाँ का वातावरण अलग था, तो इस कारण उनमें इसका ये बहुत सारी कंडीशन हुई। तो यहाँ पे हमने सीधा देखा उन लिविंग बींग्स की स्टडी करना जो दूर एरिया में मिलते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ पे जीवधारी कैसे है, वहाँ पे जीवधारी कैसे हैं। या सीधा सीधा बोलें तो यहाँ पे जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, उनका कलर देखें, चीन के लोगों का कलर देखें, वेस्ट इंडीज के लोगों का कलर देखें, तो विकास से यहाँ पे कुछ संबंध तो मिलता है तो मनुष्य, लेकिन यहाँ पे वातावरण थोड़ा अलग हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे ये संरचनात्मक चेंजेस हुए यहाँ पे। तो आशा करता हूँ बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर हम 3 पार्ट में समझाएंगे आपको, जिसमें से पहला वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था, आज ये वीडियो मैंने बनाया है, तो ये सेकंड वीडियो हो गया। अब थर्ड वीडियो में हम नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, नामकरण के बारे में के बाद कुछ द्विनामकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, वर्गीकरण देखेंगे और वर्गीकरण को कितने पदों में बांटा गया है, मतलब उसकी विभिन्न प्रकार की सोपान देखेंगे। तो ये एक वीडियो रहा बचा है अपना, जो हमारा कल हो जाएगा और ये चैप्टर भी कल कंप्लीट हो जाता है। पहला अध्याय था, बहुत छोटा था, बहुत ही सरल था, इसमें केवल छोटे छोटे परिभाषाएं और कंसेप्ट दिए गए थे। आशा करता हूँ बच्चों ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हमें कक्षा 11 की बायोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ना है। अध्याय 1 का नया टॉपिक है वर्गीकी, जो मैंने कल की वीडियो में थोड़ा सा बताया था। आइए देखते हैं। तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी क्या कहलाता है? तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें अपन लोग अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? पहचान करने का, नामकरण करने का, वर्गीकरण करने का, अर्थात जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पहचान, नामकरण, वर्गीकरण करके किसी भी जीवधारी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण कहते हैं। सबसे पहले किसी जीव के लक्षण देखना, फिर पहचान करना, फिर नाम देना और फिर बाद में हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण भी हम 2 चीज़ों को देख के करते हैं, या तो हम समानता देखें या असमानता देखें। मतलब समानता असमानता किसकी? लक्षणों की, कौन से लक्षण समान है, कौन से लक्षण असमान है, उनके आधार पर हम जीवधारियों का वर्गीकरण करेंगे। इसके बाद फिर हमने देखा था सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया? तो अरिस्टोटल या अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले वर्गीकरण दिया था। इसके बाद वर्गीकी शब्द या टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? एपीडी कंडोले ने दिया था। फिर ओवरऑल देखा तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया था। फिर हमारे साइंटिस्ट है कौन से? कार्ल लिनियस या कार्ल वॉन लिन, इन्होंने वर्गीकी को विस्तार से सबसे अच्छी तरीके से बताया, इसलिए इनको वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वर्गीकी के जनक कौन होते हैं? तो वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस या कार्ल वॉन लिन, इन्होंने वर्गीकी प्रकार बताए। या हम कहें कि वर्गीकी के अगर प्रकार देखें तो वर्गीकी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राचीन वर्गीकी, एक आधुनिक वर्गीकी। प्राचीन वर्गीकी ये अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जिसमें उन्होंने किसी भी जीवधारी की पहले पहचान करना बताया, फिर वर्गीकरण, नामकरण बताया, फिर उसके बाद वर्गीकरण बताया। लेकिन यहाँ पे कमी ये थी, इन्होंने वर्गीकरण को केवल 1-2 लक्षणों के आधार पर किया, जबकि आधुनिक वर्गीकरण जो था, आधुनिक वर्गीकी जो थी कैरोलस लिनियस ने दी थी। उसमें भी इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले किसी जीवधारी का पहचान किया, फिर उसका नाम किया, फिर वर्गीकरण किया। वर्गीकरण उन्होंने बहुत सारे लक्षणों के आधार पर किया। ठीक है, उनकी बाहरी लक्षणों के आधार पर, आंतरिक लक्षणों के आधार पर, कार्य के आधार पर।
फिर हमने देखा एक और टर्म वर्गीकी विज्ञान या सिस्टमेटिक, ये भी कैरोलस लीनियस ने इसको खोजा था। इसकी जनक भी यही है और इस शब्द को भी इन्होंने ही दिया था। इन्होंने भी इस विज्ञान में क्या किया, उन्होंने सबसे पहले किसी जीवधारी की पहचान करी, फिर नामकरण दिया, फिर वर्गीकरण किया। साथ में यहाँ पे इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, क्या, विकासवादी संबंध। मतलब यहाँ पे जीवधारियों का विकास उनके पूर्वजों के आधार पर दिया गया है। फिर क्वेश्चन था कि हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, तो हम यहाँ पे हम जीवों को वर्गीकृत इसलिए करते हैं जिससे हम उनको जीवधारियों को आसानी से पहचान कर सकें, ठीक है, उनकी अध्ययन की सुविधा हो जाए, मतलब अध्ययन आसानी से कर सकें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीवों के मौलिक और उनके बीच के विकासीय संबंध को स्पष्ट करना था, ठीक है। इन सभी के कारण हम क्या जीवधारियों की आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पे पाए जाने वाले जीव तथा विदेशों में पाए जाने वाले जीव या दूर एरिया में पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन किस प्रकार से करें, उनके लक्षणों को किस प्रकार देखें, ये सब इन्होंने वर्गीकरण विज्ञान में दिया। तो आइए हम वर्गीकरण विज्ञान की या वर्गीकरण के विभिन्न सोपानों के या विभिन्न चरणों के बारे में देखें। सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें बनता है नोमेनक्लेचर या नामकरण। नामकरण किस लिए किया जाता है, तो किसी भी जीवधारी को पहचानने के लिए या पहचान करने के लिए हम जीवधारियों को क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जैसे एक माता पिता के अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो उन चारों बच्चों का प्रॉपरली उनका क्या दिया गया होगा, नाम दिया गया होगा। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले जीवधारी क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। अब ये नाम कैसे होते हैं, तो नाम यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थानीय नाम होता है, एक वैज्ञानिक नाम। स्थानीय नाम को हम इंग्लिश में वर्निकुलर नेम कहते हैं, जबकि वैज्ञानिक नाम को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। स्थानीय नाम ही इसमें आ रहा है, एक प्रॉपरली एक स्थान पे दिया जाने वाला नाम स्थानीय नाम होता है, जो केवल और केवल भ्रम पैदा करता है। जबकि वैज्ञानिक नाम ये यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम देखें तो होमोसेपियंस है। अब ये होमोसेपियंस नाम पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में दिया गया है, जबकि वर्निकुलर या स्थानीय नेम में यहाँ पे अलग अलग है। जैसे प्याज है, हम यहाँ पे प्याज बोलते हैं, यहाँ पे मतलब एमपी में इसको प्याज बोला जाता है, जबकि मुंबई में चले जाएँ महाराष्ट्र में तो उसको हम कांदा बोलेंगे। ऐसे ही तरबूज को कहीं कहीं पे तरबूज बोला जाता है, कहीं पे कलिंदर बोला जाता है, कलिंद्रा बोला जाता है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे इस नाम थे, कौन से, स्थानीय और वैज्ञानिक नाम। फिर इसके बाद नामकरण के बाद फिर एक टर्म आया द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये भी हमारे कार्ल वॉन लिन ने दिया था। यहाँ पे एक टर्म है, कैरोलस लीनियस का रियल नेम कार्ल वॉन लिन था, लेकिन जब इन्होंने द्विनामकरण पद्धति दी तो उस नाम पद्धति के बाद उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, कैरोलस लीनियस। अब इसमें देखें तो द्विनामकरण पद्धति में सीधा सीधा दिख रहा है द्विनाम मतलब 2 नाम, मतलब किसी भी जीवधारी के 2 नाम होंगे। अब 2 नाम कौन से, तो यहाँ पे देखें साइंटिफिक नेम 2 होते हैं, एक तो वंश का या जीनस का नेम होता है, दूसरा स्पीसीज का। मतलब अगर ह्यूमन का बताएं तो होमोसेपियंस, तो होमो वंश हो गया और सेपियंस उसकी जाति हुई। अब यहाँ पे सन 1751 में कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी, फिलोसफिया बॉटनिका, जिसमें उन्होंने द्विनामकरण पद्धति के बारे में बताया। फिर 1753 में भी उन्होंने भी एक बुक लिखी स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने लगभग 5900 पादपों के नामकरण किए। इसके बाद सन 1718 में फिर से उन्होंने एक किताब लिखी सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने 4326 के लगभग एनिमल्स के नामकरण किए। ध्यान देना बच्चों, ये तीनों के तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिया बॉटनिका, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी, ये तीनों की तीनों किताबें किसके द्वारा लिखी, कैरोलस लीनियस के द्वारा या कार्ल वॉन लिन के द्वारा लिखी गई, जो क्रमशः 1751, 1753, 1758 में लिखी गई थी और प्रतिपादित की गई। इसके बाद एक कुछ कमेटी के बारे में देखें, नोमेनक्लेचर कमेटी या नामकरण कमेटी। तो सबसे पहली कमेटी है ICBN, जिसे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामकरण कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। दूसरा ICZN, जिसे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तीसरा ICVN, जिसको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसके अलावा एक और है ICNB, इसको हम ICBN लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर इसको ICBN दिया जाता तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती कि कौन सा ICBN है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया, ICNB, जिसका मतलब क्या था, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। क्या नाम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये 4 हमारी क्या थी, नामकरण समिति थी। अब
फिर से देखें द्वि नामकरण पद्धति, देखें तो द्वि नामकरण पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी थी, जिसमें इनके कुछ नियम होते हैं कि किस प्रकार से हम द्वि नामकरण पद्धति नामकरण दें या द्वि नामकरण पद्धति के आधार पे हम नाम दें। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम हमेशा दो नामों से बनेगा। ध्यान देना, यहाँ पे साइंटिफिक नेम दो नामों से बना होता है। पहला नेम हमारा जीनस होता है, क्या होता है जीनस, दूसरा नाम हमारा स्पीसीज होता है। जीनस मतलब पहला हमारा वंश का नाम होता है, दूसरा हमारी जाति का नाम होता है। जैसे अगर मेढक का देखें तो राना टिग्रीना, राना जीनस हो गया, टिग्रीना स्पीसीज हो गई। इसके अलावा होमोसेपियंस ह्यूमन का नाम है, होमो इसमें जीनस हो गया, सेपियंस इसकी जाति या स्पीसीज होगी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जीनस नेम। तो जीनस नेम जब भी हम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जबकि स्पीसीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे राना टिग्रीना लिखा गया है या होमोसेपियंस लिखा गया है, तो इस होमोसेपियंस में पहला वर्ड हमारा कैपिटल है, बाकी सारे के सारे वर्ड हमारे कैसे हैं, स्मॉल लेटर में हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसी प्रकार से राना टिग्रीना में पहला कैपिटल रहेगा और टिग्रीना का टी स्मॉल रहेगा। कैसा रहेगा, टी स्मॉल रहेगा। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट बनता है साइंटिफिक नेम के बाद साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम लिखा जाता है। ध्यान देना, जब हम यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिख लेंगे इसके बाद साइंटिस्ट का नेम लिखेंगे। जैसे होमोसेपियंस के बाद साइंटिस्ट का नेम क्या आएगा, होमोसेपियंस लिन, क्या आएगा, होमोसेपियंस लिन। चौथा पॉइंट है साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन या ग्रीक भाषा में लिखते हैं, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज या एक मृत भाषा होती है। कैसी है, अर्थात ये क्या है, एक मृत भाषा है, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी भाषा जिसका नाम एक बार जो रख दिया सो रख दिया, अब ये कभी बदल नहीं सकता है। ऐसी भाषा को क्या बोलते हैं, मृत भाषा बोलते हैं, जो कौन सी होती है, लैटिन या ग्रीक होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, साइंटिफिक नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। साइंटिफिक नेम हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो वैज्ञानिक नेम लिखना है और या छापना है। अगर लिखना है तो सबसे पहले हम इसको हाथ से लिखेंगे, और हाथ से लिखेंगे तो हम जब भी कोई नाम लिखेंगे तो ये अंडरलाइन कर देंगे। जबकि अगर हम इसको प्रिंट कर रहे होंगे या छाप रहे होंगे तो ये हमेशा इटैलिक फॉर्मेट में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, इटैलिक फॉर्मेट। आशा करता हूँ बच्चों ये पहला टर्म आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर के बारे में बताया है या नामकरण के बारे में बताया है। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में पहला ही क्वेश्चन बन गया, हम जीवों को वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो सीधा सा आंसर है पहचान करने के लिए करते हैं। हम जीवों का वर्गीकरण उनकी पहचान करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखें लिविंग बींग्स को क्लासीफाई करें, अगर लिविंग बींग्स को या सजीवों को अगर हम क्लासीफाई या वर्गीकृत करते हैं तो दो आधार पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज मतलब समानता के आधार पर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिससिमिलरिटीज या विषमता के आधार पर। मतलब अगर हमें किसी जीव को हमें वर्गीकृत करना है तो उसकी समानता और विषमता के आधार पर देखना पड़ेगा। ये समानता विषमता क्या है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। कौन से जीवों की कौन से लक्षण समान हैं, कौन से असमान हैं, ये दोनों देखेंगे। फिर यहाँ पे जीवों को वर्गीकृत करके एक समूह या एक क्रम में रखते हैं। ध्यान देना बच्चों, जीवों को वर्गीकृत करके एक समूह या एक क्रम में रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वर्ग की या वर्ग की संवर्ग या वर्ग की पदानुक्रम या टैक्सोनोमिक हायरार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनोमिक हायरार्ची या टैक्सोनोमिक हायरार्ची। यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, पॉइंट इम्पोर्टेंट है हमारा ये, जीवों को वर्गीकृत करके एक समूह में या एक क्रम में रखते हैं। उस क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्गी की संवर्ग कहते हैं या वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं या टैक्सोनोमिक हायरार्ची कहते हैं। ये टैक्सोनोमिक हायरार्ची या संवर्ग की पदानुक्रम जो है ये 7 पदों में बताया गया है, और प्रत्येक पद को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सोपान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोपान बोलेंगे, या फिर हम इसको टैक्सॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। आइए देखें, तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची 7 स्टेप में दिया गया है। 7 स्टेप कौन से थे, सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टेप है किंगडम, जिसे हम जगत कहते हैं। दूसरा स्टेप फाइलम, जिसे हम संघ कहते हैं। ध्यान दे रहे बच्चों, हम यहाँ पे एनिमल्स या जंतु जगत के लिए संघ का शब्द का यूज करते हैं, जबकि पादप के लिए हम प्रभेद या डिवीजन शब्द का उपयोग करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा तीसरा पद है कौन सा, क्लास, जिसे हम वर्ग कहते हैं। चौथा ऑर्डर, जिसे हम गण कहते हैं। पांचवा फैमिली, जिसे हम कुल कहते हैं। छठवा जीनस, जिसे हम वंश कहते हैं। सातवां स्पीसीज, जिसे हम क्या कहते हैं, जाति। तो यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे सीधा पॉइंट देखें तो वर्गीकी संवर्ग का सबसे बड़ा पदानुक्रम कौन सा होता है, किंगडम होता है, जगत होता है। जबकि सबसे छोटा पद क्या सा होता है, स्पीसीज या जाति होती है। तो जैसा कि हमने देखा है
ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो दी हुई है या वर्गीय पदानुक्रम दिया है, इसमें वर्गीय पदानुक्रम में सबसे बड़ा स्टेप कौन सा है? जगत या किंगडम आता है, जबकि सबसे छोटा जाति या स्पीशीज आती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि एनिमल जगत के लिए अगर यहाँ पे फाइलम आ रहा है और जंतु की जगत के लिए आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको फाइलम या संघ बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो हम प्लांट की बात करते हैं तो हमें फाइलम यूज नहीं करना है, फिर हमें डिवीजन या प्रभेद वर्ड यूज करना है। क्या? डिवीजन या प्रभेद वर्ड यूज करना है। अब आगे देखें, टैक्सॉन या वर्ग की सोपान या वर्गक या पद, ये क्या कहलाता है? तो वर्ग की पदानुक्रम में जो प्रत्येक पद होते हैं, वर्ग की पदानुक्रम में जो प्रत्येक पद होते हैं, इन्हीं प्रत्येक पद को हम वर्गक या वर्ग की सोपान या टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की या वर्ग की पदानुक्रम का सबसे छोटी यूनिट देखें तो कौन सी? स्पीशीज या जाति होती है, जबकि बड़ी यूनिट क्या होती है? किंगडम या जगत होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की या वर्ग की पदानुक्रम में, ठीक है, नीचे से जब ऊपर जाते हैं, नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे, नीचे से हम क्रमशः क्या हो जाएंगे? ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे समानताएं कैसी होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। कैसी होती जाएंगी? कम। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ दिए सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी, मतलब समानता और असमानताएं दिखाई हैं। जैसे टाइगर, बाघ जिसको हम पैंथेरा टाइग्रस कहते हैं, लॉयन या शेर जिसको हम पैंथेरा लियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंथेरा। अब इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज ये क्योंकि ये दोनों की दोनों एक प्रकार की बड़ी बिल्ली है। क्या है? एक प्रकार की बड़ी बिल्ली। बोथ आर बिग कैट, दोनों की दोनों क्या है? एक प्रकार की बड़ी बिल्ली है। ठीक है, और दोनों का जीनस भी क्या होता है? सेम होता है। जबकि फेलिडी क्या होती है? ये दोनों के किस में आएंगे? फेलिडी में आएंगे। क्यों? क्योंकि फेलिडी में बिल्ली आती है। अब यहाँ पे बिल्ली बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। छोटी वो जो हमारे घरों में रहती है, और बड़ी ये शेर, बाघ वगैरह, ये बड़ी बिल्ली में आती है। जबकि कैनेडी ये कुत्तों का कुल होता है। किसका होता है? कुत्तों का कुल होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है। तो अगर हम वर्गीकरण देखें तो अलग अलग समय के दौरान या अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण भी अलग अलग प्रकार का दिया है। नॉर्मल हमने देखा था, सबसे पहले आया था दो जगत वर्गीकरण। ये दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। लेकिन इनके पहले भी अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दो जगत वर्गीकरण दिया था, जिनमें उन्होंने दो या तीन लक्षणों को ध्यान में रखा और उन्होंने वर्गीकरण कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। बाद में दो जगत वर्गीकरण दिया गया है, जो कि इन्होंने दिया था कार्ल वॉन लिन या कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब इन्होंने जो वर्गीकरण दिया, इनकी खासियत क्या थी? इन्होंने एक आधार लिया। कौन सा? कोशिका भित्ति। मतलब इन्होंने जो वर्गीकरण दिया वो कोशिका भित्ति के आधार पर दिया। अब इनको लगता था कि संसार में या जितने भी जीवराशि देखें तो उनमें केवल दो चीज़ें होंगी कोशिका भित्ति के आधार पर, दो, या तो कोशिका भित्ति होगी या कोशिका भित्ति नहीं होगी। फिर इन्होंने कहा वे प्राणी या वे जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, उनको अलग समूह में रखेंगे, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उनको अलग समूह में। जैसे पादप जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनको इस अलग ग्रुप में रखेंगे। जबकि जंतु जगत में जो जंतु जगत की जो कोशिका होती है, जंतु की जो कोशिका होती है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक पॉइंट तो यहाँ पे यही मिल जाता है। अगर जंतु पादप का अगर अंतर देखें तो पादप जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब यहाँ पे एनिमेलिया जो किंगडम था, इस एनिमल किंगडम में इन्होंने सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया, ठीक है। जबकि यहाँ पे प्लांटी जगत में इन्होंने बहुत सारे जीवधारियों को रखा है, जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया को भी रखा है, पादपों को भी रखा है, कवक या फंजाई को भी रखा है, ठीक है, एल्गी मतलब कि शैवाल को भी रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने रख तो दिया, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी या बहुत बड़ी कमी कर दी। कमी क्या थी? जैसे जो पादप होते हैं ये बहुकोश की होते हैं, कवक एक कोश की बहुकोश की होता है, जबकि जो बैक्टीरिया होता है ये एक कोश की होता है। क्या होता है? एक कोश की। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो इन्होंने वर्गीकरण किया, लेकिन इन्होंने एक कमी कर दी। क्या? कि इन्होंने जीवधारियों को एक कोश किया, बहुकोश किया, दोनों को एक साथ रख दिया। अब ये कमी दूर करने के लिए एक और वैज्ञानिक है, कौन से? हीकल नामक वैज्ञानिक है। इन्होंने इनके जो कैरोलस लीनियस थे, इनके वर्गीकरण को देखा और इनके वर्गीकरण को थोड़ा सा सुधार किया और उन्होंने एक नया वर्गीकरण दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 जगत वर्गीकरण। इस 3 जगत वर्गीकरण में इन्होंने एक नया जगत जोड़ दिया। कौन सा? प्रोटिस्टा जगत जोड़ दिया है।
क्वेश्चन एक आता है कि हीकल नामक वैज्ञानिक ने कौन सा जगत खोजा था, तो प्रोटिस्टा जगत खोजा था। क्यों? दो जगत तो ऑलरेडी थी, प्लांटी और एनिमिलिया, इन्होंने एक नया जगत जोड़ दिया, कौन सा? प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, अब इन्होंने भी जब वर्गीकरण दिया तो इन्होंने भी एक आधार लिया, कौन सा? इन्होंने लिया कोशिका संगठन का आधार लिया है। क्या लिया है? कोशिका संगठन का आधार लिया है। या सीधी बात बोलें तो इन्होंने जो आधार दिया है, कोशिका से ज़्यादा बेटर क्या रहेगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी का संगठन ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपन को क्या देखना है? शरीर देखने हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो अर्नस्ट हीकल नामक वैज्ञानिक ने 3 जगत वर्गीकरण दिया था। इस 3 जगत वर्गीकरण में इन्होंने एक नया जगत खोजा था, कौन सा? प्रोटिस्टा जगत खोजा था। अब इन्होंने जो वर्गीकरण दिया उसमें इनका पहला जगत क्या था? पादप जगत था। इन्होंने पादप में पादप भी रखे, साथ में कवक भी रख दिए। एनिमेलिया जगत में एनिमल्स आ गए। प्रोटिस्टा जगत में अब इन्होंने बैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोटोजोआ इन्होंने ये रख दिया। अब ये रखने के बाद इन्होंने रख तो दिया, लेकिन यहाँ पे भी इनको एक समस्या आ गई। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बैक्टीरिया रखा था और ये जो डायटम्स थे, जो बैक्टीरिया थे ये कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे। क्या थे? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। जबकि जो अदर लिविंग बींग्स थे वो यूकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे। तो यहाँ पे इन्होंने अपने वर्गीकरण में भी एक कमी कर दी, कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो इसके बाद जो वैज्ञानिक आए, कौन से? कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक आए। इन कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने एक नया जगत वर्गीकरण दिया, कौन सा? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हम 4 जगत वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 जगत वर्गीकरण। ये किसने दिया था? ये कॉपलैंड ने दिया था। और इन्होंने एक नया जगत खोजा था, कौन सा? मोनेरा जगत। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन बनेगा, मोनेरा जगत को किसने खोजा? तो कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत खोजा। और जब इन्होंने वर्गीकरण दिया तो इन्होंने भी एक आधार लिया, कौन सा? कोशिकीय संगठन का। या हम बोल दें तो कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है और यूकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया और इस वर्गीकरण में इन्होंने एक नया जगत खोज दिया, कौन सा? मोनेरा जगत, जिसमें केवल और केवल बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल, BGE मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल, इसमें इन्होंने इंक्लूड किया। बाकी प्रोटिस्टा ग्रुप में जितने भी शैवाल थी, डायटम्स थे, डायनोफिलेट, उन सभी को इंक्लूड कर दिया। बाकी प्लांट जगत अपना अलग था ही और एनिमल जगत अपना था ही। प्लांट जगत में यहाँ पे ध्यान देना है, इन्होंने अभी भी प्लांट रखा और फंजाई को रखा गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा 4 जगत वर्गीकरण होता है। ध्यान देना है, 4 जगत वर्गीकरण कॉपलैंड ने दिया था। एक नया ग्रुप खोजा, कौन सा? मोनेरा ग्रुप खोजा था, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा है। यहाँ पे भी इनमें इनकी कमी थी, यहाँ पे इन्होंने ये सब रख दिया। बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो पादप जगत था, पादप जगत में इन्होंने पादप तो रखा और फंजाई भी रख दी। अब पादप स्वपोषी हैं, जबकि फंजाई क्या होते हैं? सड़ी गली पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट गलत कर दिया। अब इस कमी को दूर करने के लिए फिर अगले वैज्ञानिक आए, RH विटिकर। कौन आए थे? RH विटिकर, जिन्होंने एक नया जगत बनाया, कौन सा? कवक या फंजाई जगत बनाया। इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया वो वर्गीकरण का पोषण तो था ही था, इसके अलावा इन्होंने और भी आधार लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पोषण के आधार पर इन्होंने जो जगत दिया, 5 जगत वर्गीकरण था, RH विटिकर ने दिया था। और यहाँ पे इन्होंने कवक जगत को खोजा था। तो प्लांटी जगत था, एनिमेलिया जगत था, फिर प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा और कौन सा आ गया? कवक जगत आ गया। कौन सा? कवक जगत। इस प्रकार से हमारे ये 5 जगत वर्गीकरण तक इन्होंने वर्गीकरण दिया गया। इसके अलावा एक जगत और खोजा गया था, ठीक है, जिसको हमने 6 जगत वर्गीकरण या 3 जीवन के 3 डोमेन बोला। ये हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ तक अपन को केवल इतना ही देखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्तमान में कम से कम 300 से ज़्यादा वर्गीकरण दिए गए हैं, वो अलग अलग दिए गए हैं, जो बड़ी बड़ी क्लासों या कक्षाओं में देखने को मिलेगा। अभी हमें केवल यहीं तक देखना है, RH विटिकर। तो ये आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण, इन सभी को बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने ये वर्गीकरण दिए और इन्होंने कौन सा नया जगत खोजा था, वो सब बताया गया है। अब अगला पॉइंट अपना आता है या अगला टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिक एड या वर्ग की सहायता साधन। वर्ग की सहायता साधन मतलब ऐसे साधन जिनकी सहायता से हम वर्गीकरण या वर्ग की के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ
पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला एक टर्म बनता है हर्बेरियम। ये क्या होता है? ये हर्बेरियम एक प्रकार का ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम पेड़ पौधों की जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ये होता क्या है? तो यहाँ पे देखें, ये इसमें हर्बेरियम में क्या लेते हैं? पादपों के नमूने या प्लांट के स्पेसिमेन लेते हैं। कौन से प्लांट? डेड प्लांट के स्पेसिमेन लेते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स को क्या करते हैं? हम पहले सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर इसको प्रेस करेंगे और फिर एक हर्बेरियम शीट पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हर्बेरियम शीट होती कैसी है? तो ये हर्बेरियम शीट बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। नॉर्मल देखें तो 11.11 इंच 5 सेंटीमीटर लंबी, 16 इंच 5 सेंटीमीटर चौड़ी ये होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक कोने पर हम इसकी पूरी डिटेल रखते हैं। डिटेल में हम डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, किस साइंटिस्ट ने खोजा था, कहाँ पे खोजा था, किस प्रजाति का पौधा लिया गया, ये सारी की सारी जानकारी हम इस हर्बेरियम शीट पर लिख देंगे, जिससे भविष्य में कभी इस पौधे की अगर हमें अध्ययन करना पड़ेगा तो ये सीधी हर्बेरियम शीट उठाएंगे और इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। जैसा कि हमने हर्बेरियम के बारे में देख लिया, हर्बेरियम क्या है? एक वर्ग की या जीवों को वर्गीकृत करने का एक सहायता साधन है, जिसको हम टैक्सोनॉमिक हेड या सहायता साधन कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमने हर्बेरियम देख लिया। हर्बेरियम में सीधा सीधा पॉइंट बनाए तो हर्बेरियम एक ऐसी सीट होती है जिसमें हम पादप नमूनों को कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर उसको दबा देंगे, दबाने के बाद हर्बेरियम सीट पे इसको पेस्ट कर देंगे और जितनी भी जानकारी हो सकती है उस जानकारी को एक कोने पे हम उसमें रख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हर्बेरियम सीट हो जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा बॉटेनिकल गार्डन, जिसे हम वनस्पति उद्यान करते हैं। वनस्पति उद्यान में भी हम 3 चीज़ें देखेंगे: स्टडी, इन्फॉर्मेशन, प्लांट्स। मतलब अगर हम इस उद्यान में बड़े बड़े पादपों को, पेड़ों को अगर रख देते हैं तो क्यों रखते हैं? क्योंकि जिससे उन पेड़ पौधों के बारे में हम जानकारी ले पाएँ, ठीक है, उनका अध्ययन कर पाएँ, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएँ और ये पादप होते किस प्रकार के, ये सब देखें। ठीक है, इस जो वनस्पति उद्यान होता है तो इसमें 2 चीज़ें अपन को होती है। एक तो हमें इस किसी भी पादप की पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, साथ में उन पौधों को हम क्या कर सकते हैं, अगर ये ख़त्म होने की कगार पे हैं तो उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे बहुत विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, उनसे दवाइयों की प्रोडक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वनस्पति उद्यान है। ठीक है, नॉर्मल एक अगर वनस्पति उद्यान देखें तो कोलकाता में एक वनस्पति उद्यान मिलता है जिसको हम रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे, ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश में भी है, कुछ उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में कुछ वनस्पति उद्यानों की स्थापना की गई है, जिसमें उन पेड़ पौधों की, ठीक है, उनका अध्ययन भी कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उनको कंजर्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा म्यूज़ियम। ये भी एक हमारा उद्यान टाइप का होता है, बट यहाँ पे हम प्लांट्स को या एनिमल्स को क्या करते हैं, उनकी बॉडी को रखते हैं या उनके जो जीवाश्म होते हैं उनको कंजर्व करते हैं। ठीक है, या तो उनके एक अंग को कंजर्व कर सकते हैं या पूरी बॉडी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको कंजर्व करने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो हमारे कक्षा 11 या 12 की जो क्लासेस होती हैं उनकी अगर लैब देखें, ठीक है, तो उन लैब में कुछ लंबे लंबे कांच के बर्तन से होते हैं जिनमें जंतु या पादप के कुछ नमूने रखे रहते हैं। उनमें एक लिक्विड होता है, कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड लिक्विड होता है, जिसकी वजह से इनको हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लांट स्पेसिमेन या एनिमल के स्पेसिमेन होते हैं उनमें कौन सा लिक्विड डाला जाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इनको हम कंजर्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों ये पहला पॉइंट अपना हर्बेरियम, फिर वनस्पति उद्यान, फिर म्यूजियम, ये 3 अलग अलग पॉइंट अपन को क्लियर होते हैं। फिर नेक्स्ट अपना जू, जिसे हम चिड़ियाघर भी कहते हैं। यहाँ पे हम एनिमल्स को सुरक्षित रखते हैं, एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग एनिमल्स को हम देख सकते हैं, जो जानवर हम वास्तविकता में नहीं देखे वहाँ यहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक टर्म आता है मोनोग्राफ। ये एक प्रकार की बुक होती है जिसमें किसी भी पादप की जानकारी को संयोजित किया जाता है या संरक्षित किया जाता है। इसमें वास्तव में अगर देखें तो होता क्या है, देखें ये जो मोनोग्राफ होती है ये इसमें कोई ये एक प्रकार की बुक होगी जिसमें कोई भी एक पादप ले लेंगे, क्या लेंगे, कोई भी एक पादप ले लेंगे और उस पादप की जितने भी स्टेप होते हैं, अगर टैक्सोनॉमी का हायरार्की देखें तो 7 स्टेप जो होते हैं, उन 7 स्टेप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बुक में हम इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं।
अब इसके बाद हमारा 2 टर्म आते हैं, एक फ्लोरा आता है, ठीक है, एक की आता है। फ्लोरा में देखें तो फ्लोरा एक बुक होती है जिसमें प्लांट की जानकारियों को मेंशन किया जाता है। यहाँ पे प्लांट किस प्लेस पे है, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका वातावरण क्या है, किस प्रकार से वो किस प्रकार के वातावरण में सर्वाइव कर सकता है, कैसा उसको वातावरण चाहिए, ये सभी जानकारियाँ यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। ध्यान देना, फ्लोरा में हम प्लांट की इन्फॉर्मेशन करते हैं, जबकि फोना को में हम एनिमल्स की डिटेल को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप अपना बनता है कौन सा, की, जिसे हम कुंजी या चाबी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का सहायता साधन है जिसमें हम जीवों को क्या कहते हैं, पहचान करते हैं, ठीक है। वास्तव में देखें तो जो की क्या है, एक प्रकार का स्टेटमेंट या एक प्रकार का कथन होता है जिससे हमें कुछ मार्गदर्शन या लीड मिलती है, ठीक है, और इसके हमेशा 2 आंसर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया उसके हमेशा 2 आंसर होंगे, या तो उसका आंसर हाँ में होगा या नहीं में होगा। अगर हाँ में होगा तो हमें उसका उत्तर या आंसर पता चल जाएगा, और अगर नहीं में आता है आंसर तो हमें वहाँ से भी एक नया स्टेटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण दिखा है, जो वर्टिब्रेट होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिब्रेट। तो अगर वर्टिब्रेट में देखें तो वर्टिब्रेट में क्या बाल होते हैं, अगर आंसर है यस तो वो क्या हो गया, मैमल्स, हमें आंसर पता चल गया। मान लो अगर आंसर आता है नो, अगर नहीं होते हैं तो फिर यहाँ से फिर क्वेश्चन मिलेगा, तो फिर क्या उस जीवधारी में पंख मिल रहे हैं, अगर पंख मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो वो पक्षी हो गया, नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि उन जीवों का शरीर शुष्क होता है कि नहीं। अगर शुष्क होता है तो पता चल जाएगा ये रेप्टाइल्स हैं, अगर शुष्क नहीं है तो फिर ये कथन पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कुंजी है, यहाँ पे हमें किसी भी जीव की पहचान करने के लिए एक कथन दिया जाता है जिसके 2 आंसर मिलते हैं। उन आंसर के आधार पर हमें या तो उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, या उसके बारे में एक और नया क्वेश्चन के थ्रू हमें, या उसका कथन के थ्रू हमें जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर की जानकारी दी हुई है। इस प्रकार से अपना अध्याय 1 कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एक वर्ड, एक एक टर्म को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, समझाया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर इन वीडियो में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मैसेज करें, कमेंट करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स को किया जाए या सॉल्व किया जाए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।